हाँ जी भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं सर एबीसी एनालिसिस सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए। सर 14 दिसंबर से आपके एग्जाम है, उससे पहले मैं आपको एबीसी एनालिसिस कराने जा रहा हूं। और ये सर इसका बेनिफिट वो बच्चे ज़्यादा उठा सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन कैसे कर रखी है आपने, वो आपको पता है। तो कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, कोई सब्जेक्ट वीक होगा। तो जो सब्जेक्ट वीक है वहाँ आप एबीसी एनालिसिस का फायदा उठा सकते हैं, और जो सब्जेक्ट पहले से ही स्ट्रांग है तो उसमें आप अपना बस खाली ये देख सकते हैं कि आपने वाले चैप्टर अच्छे तरीके से कर लिए क्या, जो ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, क्या वो कर लिए हैं क्या। दोस्त देखो, सीए के अंदर जैसे मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, सीए में वो बच्चा पास नहीं होता जिसको बहुत सारी नॉलेज है। सीए में सिर्फ वही बच्चा पास होता है जो लिखना जानता है और छोड़ना जानता है। क्या चीज छोड़ी जा सकती है और क्या चीज पढ़ी जा सकती है, जो छोड़ना जानता है वही बच्चा क्लियर कर सकता है। ये एक मिथ है कि सब कुछ पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ। अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको साथ यही शेयर करने वाला हूं सर आज, कि आप एबीसी एनालिसिस का किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। मैं अकाउंट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कराऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इतना ही कर लिया, ये सफिशिएंट रहेगा। ठीक है सर। तो एबीसी एनालिसिस में आप ये देखें आपका पेपर कौन सा वीक है, जिसकी प्रिपरेशन आपकी कम हुई हुई है। तो जो बाकी समय बचा है उसमें ए बी कैटेगरी भी अगर आप करके जाएंगे, यू गेट इजिली 50 टू 60 मार्क्स। बड़े प्यार से 50 टू 60 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं एबीसी एनालिसिस के दम पे। ठीक है, तो इसका फायदा उठाइए। और इवन आपका अगर प्रिपरेशन अच्छी हो, आपने की हुई है, रैंक की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ जी रैंक लानी है, तो एबीसी आपकी मदद कर सकता है कि आप कम से कम इस तरीके से अपनी रिवीजन करें कि ए बी कैटेगरी जो इतना अच्छा हो जाना चाहिए, इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि मजा आ जाए सर। ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर मैं, और हाँ सर, मैं जो भी पेपर, जो भी आपको पेपर के पहले आपको मैं एबीसी कैटेगरी बताऊंगा, उस एबीसी कैटेगरी के तुरंत बाद ही मैं आपको टिप भी दूंगा। उस रिलेटेड पेपर की क्या टिप होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पेपर नंबर 1 अकाउंट्स की बात करते हैं। तो ए कैटेगरी में सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स का है। ये 10 से 15 मार्क्स का आता है। इसमें एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग दोनों में से कोई भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, इलस्ट्रेशन 7। अब ये जो स्टडी मैट है, ये कैसे आप करेंगे? आप सिर्फ लिखेंगे आईसीआई बोस, BOS। ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। तो आप ये लिखिए, गूगल पे सर्च मारिए, उसमें सीए फाउंडेशन का जो स्टार्टिंग में रहेगा, जो मटेरियल रहेगा, लेटेस्ट मटेरियल मई 22 वाला, वही चीज मैंने ली है। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करें। अगर आपके पास नई बुक है तो आप देख लीजिएगा कि वो उस अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, जो भी बुक है आपके पास वो देख लीजिएगा, उसके सेल वाइज वो है या नहीं है। ठीक है, तो सर इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन। और आपको एक और मजे की बात बताऊं सर, आपको आरटीपी एमटीपी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट मटेरियल है उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आरटीपी एमटीपी मिक्स करके दिए हुए हैं सर। ठीक है, तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 12 गावस्कर का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 13 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5 ये आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इलस्ट्रेशन 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीन ही है इसमें। फिर एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स का आता है सर। ये कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं ये सारे कंपलसरी आते ही आते हैं, इसको आप लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ये इतने के आएंगे ही आएंगे। इलस्ट्रेशन 4 6 7 9 11 12 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। अकाउंट करंट अगेन 5 मार्क्स का, इलस्ट्रेशन 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 7 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। सेल ऑफ गुड्स अप्रूवल और रिटर्न बेसिस 5 मार्क्स का, इलस्ट्रेशन 2 5 6 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। अगेन डेप्रिसिएशन इलस्ट्रेशन 7 9 इलिस्ट्रेशन 10 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 6 और 5 को कर सकते हैं। ये 5 से 10 मार्क्स का आता है। बीआरएस 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इलिस्ट्रेशन 5 6 8 से लेकर 11 तक, इलिस्ट्रेशन 8 9 10 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 3 और 4 कर सकते हो। फिर इसके बाद एक इशू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का है, 12 मार्क्स का है ये, इलिस्ट्रेशन 7 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 और 3 कर सकते हैं। ठीक है सर। इशू ऑफ डिबेंचर सर, वैसे तो ये अल्टरनेटिवली आता है, पिछली बार नहीं आया, तो इस बार आने के चांसेस हैं, 5 मार्क्स का आ सकता है। तो इसमें आप इलस्ट्रेशन 11 12 13 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 3 4 देख सकते हो। तो ए कैटेगरी का अगर आप एवरेज मानेंगे मेरे हिसाब से तो 58 मार्क्स बनता है कि भाई 58 मार्क्स का ए कैटेगरी से आपका आ सकता है। आप देखिए, आप 100 में से 58 तो यही हो गया। फिर इसके बाद कैटेगरी बी बात करते हैं। पार्टनरशिप वैसे तो कंपलसरी है, ए कैटेगरी में आना चाहिए क्योंकि बहुत लेंदी है ये, इसलिए बी कैटेगरी में रखा हुआ है मैंने इसको।
है ये ए कैटेगरी का ही चैप्टर। क्वेश्चन पक्का आता है। यूनिट 1 से आप इलिस्ट्रेशन 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 कर सकते हैं। यूनिट 2 से इलिस्ट्रेशन 10 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 3 से इलिस्ट्रेशन 2 4 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 कर सकते हैं। यूनिट 4 से इलिस्ट्रेशन 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, यूनिट 5 से इलिस्ट्रेशन 1 2 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 कर सकते हैं। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करें, ये भी एक तरीके का एक कैटेगरी का चैप्टर है, पर इसको मैंने बी कैटेगरी में रखा हुआ है, ये 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन ए बी कैटेगरी आपके लिए मस्ट है, ये तो करके जानी ही जानी है, इसे तो छोड़ ही नहीं सकते आप। इलिस्ट्रेशन 3 5 6 7 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 4 देख सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स का। इलिस्ट्रेशन 7 इलिस्ट्रेशन 8 9 से 12 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। कंसाइनमेंट इस बार अच्छा क्वेश्चन 10 मार्क्स का बन सकता है। इलिस्ट्रेशन 5 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4। इन्वेंट्री भी इस बार आने के चांसेस हैं। 5 मार्क्स का इलिस्ट्रेशन 6 8 9 10 11 12। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 3 4 आप कर सकते हैं। इस तरीके से 45 मार्क्स का है ये। थ्योरी जो आपको कवर करनी ही करनी है, छोड़कर नहीं जाना है, सुसाइड हो जाएगा सर वरना। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक थ्योरी है 2 मार्क्स की। कॉन्टिजेंट एसेट्स कॉन्टिजेंट 2 मार्क्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका मैं आपको एक टिप दूंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही आते हैं। आप खाली लास्ट में जाइएगा टॉपिक के, जो ट्रू फॉल्स है उतना कर लीजिएगा, सफिशिएंट है सर। ठीक है। कैटेगरी सी, वैसे तो एनपीओ कंपलसरी में आता है सर, कंपलसरी है, आएगा ए कैटेगरी में होना चाहिए। मैंने सी कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर। तो इलिस्ट्रेशन 8 9 10 11 ये आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आपने एनपीओ पढ़ा है, करना चाहते हैं तो आप इलिस्ट्रेशन 8 9 10 11 कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस पिछली बार आ गया है, मुझे कम चांसेस लगते हैं इस बार आने के, फिर भी मैंने सी कैटेगरी में रखा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आप क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 3 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कर सकते हैं। सब्सिडरी बुक भी कभी कभी आता है क्वेश्चन, रेयरी क्वेश्चन आता है, आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, उसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 या इलिस्ट्रेशन 1 देख सकते हैं। पर सी इसके अलावा जितने टॉपिक हैं वो सारे छोड़ सकते हैं, उसकी किसी की भी जरूरत नहीं है। टिप में सर मैं आपको यही कहूंगा, जो शुरू का समय होता है सर 15 मिनट, उसको सर क्वेश्चन को पढ़ने में मत लगाया करो। उस 15 मिनट को उस चीज में लगाओ कि कौन सा पहले करना है क्वेश्चन, कौन सा बाद में करना है और कौन सा छोड़ना है सर। उस 15 मिनट का वो यूज करिए सर आप। दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे या क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रू फॉल्स देखने बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू फॉल्स क्या है, उसके सारे के सारे ट्रू फॉल्स लिख लेंगे या कोई और देख लेंगे, पार्टनरशिप की एडजस्टमेंट देखने लग जाएंगे। ये चीज कहां जाएगी सर, इतना मत सोचो सर। आप जब आप पेपर दोगे तो पेपर में आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आता होगा इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है। आपको क्वेश्चन नंबर, आपको तो सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करना है। आपको कोई पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो जो एक क्वेश्चन आप छोड़ोगे, जो भी एक क्वेश्चन, तो आप पहले ही डिसाइड करो इस 15 मिनट्स में कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे। तो और ये कैसे डिसाइड करते हैं सर, सिंपल बात है, उन जो भी क्वेश्चन है वो 5, उनमें से 4 करने होंगे, 6 में से 5 करने होंगे। जो क्वेश्चंस हैं आप उन पे अपने अपने मार्क्स लगा लीजिए। भाई इस यूनिट के तो मुझे सारे आते हैं, इस यूनिट के तो मुझे सारे आते हैं, इस क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स आते हैं मुझे। आप पहले लगा लीजिए उन 15 मिनट्स में। जिसका कम वेटेज बैठता है, जिसका कम वेटेज उसे छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। बात समझ में आती है। इसके अलावा सर सेकंड टिप ये है कि आपको हमेशा वही क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो आपको बेस्ट आता है, जिसमें कैलकुलेशन भी आप बिल्कुल ठीक करने वाले हैं, सब कुछ आपको आता है, उसका सब पार्ट्स भी आते हैं, सबसे पहले वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मत करना, फर्स्ट क्वेश्चन पहले मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा 2-3 क्वेश्चन के बाद करना। कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में, ये मान लीजिए आप, ये कॉमन है कि हर पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन मत करना, पहले दूसरे करना। और ऐसे क्वेश्चन उठाना जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे एवरेज ड्यू डेट, एवरेज अकाउंट करंट, या आपका मान लीजिए ये होता है क्या बोलते हैं इन्वेंट्री। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके में अगर सब पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं छोटे, बिलो, उनको पहले खत्म कीजिए सर। पार्टनरशिप, एनपीओ, इशू ऑफ शेयर, सर ऐसे क्वेश्चन पहले मत कीजिएगा सर। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो दिक्कत आ जाती है, टेंशन हो जाती है और 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, आधा घंटा, उससे पैनिक हो जाता है। इसलिए वो स्ट्रेटेजी अप्लाई मत कीजिएगा सर। ठीक है सर।
तो आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए आप, और आपको रियली में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक लास्ट और चीज बताना चाहूंगा सर, अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है सबसे लास्ट में करो। मैंने आपको एक टिप बताई थी, आप क्या कर सकते हैं, दिमाग से खेलिए एग्जामिनर के साथ, कि एग्जामिनर को ये लगे अगर जो क्वेश्चन आपको मान लीजिए कम आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे लास्ट में कीजिए, जिससे एग्जामिनर को लगे यार इसको आती तो थी चीज, शायद से छूट गया इसका पेपर। तो यहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं सर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सर, पेपर जैसे ही हुआ आपका खत्म अकाउंट्स का, आप एक रफ एस्टिमेट बना लीजिएगा घर जाके कितने नंबर आने वाले हैं। सर मैं तो पेपर में बैठे बैठे बना लेता था, बाकी आपकी इच्छा है सर कब बनाएंगे, पर बनाएगा जरूर, ये जरूरी है, जरूरी किसी दूसरे से पूछ के नहीं, खुद से सेल्फ एस्टिमेट कीजिए कि कितने नंबर आने वाले हैं आपके। हम्म 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 हम्म। तो सर एक रफ एस्टिमेट जरूर लगा लीजिए आगे के प्लान के लिए। चलिए हम आगे बढ़े अब। फिर सर लॉ की बात करते हैं। सबसे पहले लॉ में ए कैटेगरी का कंसिडरेशन अदर एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये यूनिट 2, 3, 4 की बात कर रहा हूं। 5 मार्क्स के आपके आते हैं, कंपलसरी ये करके जाना है। सेल ऑफ गुड्स सेक्टर में यूनिट 2 और 3 जो है कंडीशन वारंटीज और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप 6 मार्क्स के आते हैं। पार्टनरशिप में यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स का, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन 4 मार्क्स का, कंपनी एक्ट 13 मार्क्स का और एलएलपी 5 मार्क्स का, ऐसे करके 58 मार्क्स के यही हैं। लो साहब अगर आपने इतना ही कर लिया तो लॉ में पास हो गए आप। ठीक है सर। फिर इसके बाद ये जो कैटेगरी भी है अल्टरनेटिवली आता है, मतलब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो अगर पिछली बार आ गया होगा तो इस बार नहीं आएगा, ये है कहने का मतलब। तो कैटेगरी बी में चैप्टर 1 के अंदर यूनिट 6 कॉन्टिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो 2-3 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर 2 में यूनिट 4 जो है अनपेड सेलर 4 मार्क्स का। चैप्टर 3 यूनिट 1 जनरल नेचर पार्टनरशिप 3 मार्क्स का। इस तरीके से 12 मार्क्स के आते हैं और बाकी सारे चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें बीसीआर की, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये जो ए कैटेगरी के चैप्टर हैं सर, ये देखो यही 30 मार्क्स के हैं टोटल, अगर ढंग से देखोगे तो आप, अगर आप लॉ नहीं भी पढ़ोगे और ये बीसीआर भी पढ़कर चले जाओगे तो आपको लगेगा हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ लॉ पढ़िए, कुछ यहां से पढ़िए, इजिली यू गेट 60+ मार्क्स बड़े प्यार से आ जाएंगे सर। तो कम्युनिकेशन 10 मार्क्स का है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस 5 मार्क्स का, नोट मेकिंग 5 मार्क्स का, प्रीसिस राइटिंग 5 मार्क्स का, आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स का। इस तरीके से 30 मार्क्स के। कैटेगरी में बी कैटेगरी में सेंटेंस टाइप्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव स्पीच जो वाला चैप्टर 6 मार्क्स का, वोकेबलरी 7 मार्क्स की, रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स की, बाकी सारे चैप्टर छोड़ सकते हो। इसमें टिप वही है सर, वाइज 15 मिनट्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और देखें क्या चीज छोड़ी जा सकती है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल मत लिखें, पहले जो आपको बेस्ट आता है वो लिखें। दूसरा राइट सेक्शन, अगर आपको सेक्शन आते तो ही सेक्शन सही तरीके से लिखेगा, वरना सेक्शंस मत कोट कीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको सेक्शन लिखना कहीं भी जरूरी नहीं है, कहीं भी लॉ में जरूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं लॉ में जरूरी नहीं है। और 3 पैराग्राफ स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए जो टीचर ने बताया है कि पहला प्रोविजन, फिर एनालिसिस, कंक्लूजन। कहीं कहीं आप पहले एनालिसिस कर दो, प्रोविजन कर दो, फिर कंक्लूजन कर दो, आपकी इच्छा है सर। ठीक है, चेंज करा जा सकता है। फिर इसके बाद सर एमसीक्यू की बात करूं, क्योंकि अगले दो सब्जेक्ट जो हैं आपके, एक मैथ्स है, एक इकोनॉमिक्स है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं सर, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर आपको एमसीक्यू आएंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले आएंगे। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी सर, एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं आपको, 1 शॉट में क्वेश्चन करते चले जाओ, जितने होते हैं सिर्फ उन्हीं का आंसर देना जो 100% आप जानते हो। मैथ्स में चाहे इकोनॉमिक्स में आप पहले 100% देखते जाओ, जिसमें थोड़ा सा डाउट है 50-50% चांस लगते हैं आपको, उन पर गोला लगा लो। और जिन पे पता है कि आते ही नहीं, फिर उन पे कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप करोगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे 50, 55, 56, 58, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। 48, मैंने तो ऐसे भी देखा है कुछ कुछ बच्चों के 45 हुए हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सर ये सारी की सारी बात। जैसे मैथ्स, अब आपको मैथ्स हार्ड लगती है तो आपने मान लीजिए 49 क्वेश्चन किए 1 शॉट में,
और कुछ डाउट वाले क्वेश्चन है। डाउट में अगर आपको समझ में आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं यही कहूंगा, आपको सलाह यही दूंगा, आप वहीं पर अपना पेपर लीव कर दीजिए। मैंने वही चीज आपको बोली थी शुरुआत में, सीए में वो बच्चा पास नहीं होता जो ज्यादा जानता हो, सीए में वही बच्चा पास होता है जो जिसको पता हो कब छोड़ना है, क्या छोड़ना है। तो बेटे आप इस चीज का पालन कीजिए। इस टिप का आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फर्स्ट शॉट में जितने आते हैं करते चले जाइए। 100% अपने दिल पे हाथ रख के 100% आवाज आएगी तो ही करना, वरना मत करना। ठीक है सर। अब मैं आपको बता देता हूं सर, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं मैथ्स में। देखिए मैथ्स के अंदर आप 2 चैप्टर छोड़ सकते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये इसके अंदर टोटल मैथ्स में इस बार 44 मार्क्स का आने के चांसेस हैं। डिफरेंशिएशन 2 मार्क्स का आएगा, इंटीग्रेशन 1 मार्क्स का आएगा, टोटल 3 मार्क्स के। तो मैं मानता हूं 41 मार्क्स आप मैथ से एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कैटेगरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि है लेंदी, बहुत पढ़ना पड़ेगा और कोई फायदा इससे बिल्कुल नहीं लगता मुझे। बाकी रही स्टेट्स की बात, तो स्टेट्स में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, आप लीव कर सकते हो। टोटल 37 मार्क्स की आएगी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स की। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स, ये तो बहुत होता है, ठीक है, हम कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, किसी का भी रिवीजन वीडियो आपको लगता हो जो एन वक्त पर देखने लायक हो, जो बहुत शॉर्ट में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बता दे आपको या प्रोबेबिलिटी आ गया तो ठीक है, वरना भी तो छोड़ के ही जा रहे थे। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। ये मैं हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी हमेशा फॉलो करता था। जो इस टाइप के चैप्टर जिन्हें मुझे छोड़ना है, मैं छोड़ता नहीं था। अगर मैंने पढ़ाई कर ली है, या तो पढ़ाई नहीं करी है तब तो ये छोड़ने ही छोड़ना है, और अगर पढ़ाई कर ली है बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी चीजों की, जो जैसे मैथ्स के और सब चैप्टर्स हैं, तो मैं ये चाहूंगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एक फास्ट ट्रैक पे 1 घंटे पे वो देख लो, जिसकी 1 घंटे में खत्म कराओ और शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। आ गया तो लिख देना, नहीं आया तो कम से कम ये है कि 9 में से कोई 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग आपको फुल कवर करनी है। इस बार 19 मार्क्स की आ सकती है, जिसमें नंबर सीरीज वाला जो कोडिंग वाला है 5 मार्क्स का, डायरेक्शन टेस्ट 5 मार्क्स का, सीटिंग अरेंजमेंट 4 मार्क्स का, ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स का आ सकता है। पेपर 4 की बात करें, इको बीसीके की, चैप्टर 1 में 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, इंट्रो, बेसिक, ये दोनों एक कैटेगरी के 6-6 मार्क्स की, कंपलसरी आएगा ही आएगा। और एक चीज और बताऊं, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं छोड़ सकते, आप सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। आपके सामने वेटेज लिखा हुआ है, अब आपके ऊपर है, सारे आते हैं, हर चैप्टर से आता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है चाहे भले मैंने एबीसी लिखा है, पर कंपलसरी एवरी अटेम्प्ट में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आया है। बस आप अपना विवेक का यूज कर सकते हैं कि जो कम मार्क्स का है, अगर आप छोड़ना चाहें कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, कम पढ़ा हुआ है, तो आप वो छोड़ सकते हैं। तो चैप्टर 1 यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन 6 मार्क्स का, यूनिट 2 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी 6 मार्क्स का, फिर थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर ये यूनिट 1 2 3 जो है वो ए कैटेगरी की है, यूनिट 1 जो है बी कैटेगरी की, यूनिट 2 सी कैटेगरी की है, 6 3 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो इसमें डिमांड ज्यादा वेटेज वाला हो गया। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में बी कैटेगरी के हैं दोनों चैप्टर, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन 7 मार्क्स का, थ्योरी ऑफ कॉस्ट 4 मार्क्स का। अभी तक सबसे ज्यादा अगर है तो वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। मार्केट में मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट ए कैटेगरी, बाकी 3 कैटेगरी के हैं। 3 मार्क्स का मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट है। प्राइस डिटर्मिनेशन 3, प्राइस आउटपुट 9 का है। अब बोलोगे सर 9 मार्क्स का सी कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है सर आपने? सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है प्राइस आउटपुट वाले में, इसलिए इसको इसमें रखा है। और बिजनेस साइकिल बी कैटेगरी का पूरे 10 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है, पढ़कर जरूर जाइएगा, 10 मार्क्स का है सर। ठीक है सर। बीसीके की बात करें, जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ए कैटेगरी का 5 मार्क्स का, बिजनेस एनवायरनमेंट बी कैटेगरी का 7 मार्क्स का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सी कैटेगरी का 8 मार्क्स का, ग्रोथ पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ वाला जो है 7 है ए कैटेगरी का, 7 मार्क्स का, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस बी कैटेगरी का 5 मार्क्स का, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज 8 मार्क्स का ए कैटेगरी का। अब आपके सामने सर ये मैंने सारी की सारी चीजें रख दी हैं, और टिप मैंने हर एक की बता दी आपको, एमसीक्यू की भी टिप बता दी। इसकी और कोई टिप नहीं है एमसीक्यू की। एमसीक्यू की टिप सिर्फ यही है कि आप 1 शॉट में करते चले जाएं, 1 शॉट में सब करते चले जाएं, अपने आप आपको आंसर पता लग जाएगा। 100% जिन्हें जानते हैं उनका आंसर पता लग जाएगा आपको 1 शॉट में। फिर आप वहीं पे रुक जाएं, चेक करें मैंने कितने अटेम्प्ट कर लिए। अगर आपको 50
प्लस अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं 50 या 50 प्लस, छोड़ देना पेपर सर, मैथ्स का पेपर छोड़ देना, अगर मैथ्स वीक है मैथ्स छोड़ देना, ये बहुत अच्छा है। एक बच्ची ने मेरे पुरानी है स्टूडेंट, उसने 45 में ही छोड़ दिया था पेपर, शी गॉट 40 मार्क्स, ठीक है, टोटल 200 आए थे उसमें 40 आए थे। अब आप देखिए, तो किस्मत किस्मत वाली बात है। तो मैं यही चीज कह रहा हूं आपसे कि आप छोड़ दीजिएगा। आपने रियली में बेटे मेहनत करी है तो आप पक्का फ्रूटफुल होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट के बारे में अभी भी चिंता मत करिए, अपनी मेहनत पे काम कीजिए। जो चीजें कमजोर हैं, जो चीजें ठीक वैसी हैं, उस पर ठीक काम करो थोड़ा बहुत अगर कर सकते हो। वरना जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, जो ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की चीजें, अगर आपने बिल्कुल किसी की भी चीज की पढ़ाई नहीं करी तो ए बी कैटेगरी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो ए बी कैटेगरी पे फोकस कर लीजिए। जितना एग्जाम है पक्का पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। पास होंगे कि नहीं, बट अगर आपने रियली में मेहनत करी है तो पक्का पास होंगे। रियली में बता रहा हूँ बच्चे, आप कॉन्फिडेंस अपना रखिए, ये बिंदास होकर पेपर दीजिए। ये मत सोचिए मैं सीए के पेपर देने जा रहा हूँ, बिंदास रहिए। कोई जीवन समाप्त नहीं होता दोस्त, इससे कोई जीवन का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। आप हैं, आपकी हेल्थ है, सब कुछ है, कुछ नहीं पड़ा किसी को कोई लेना देना नहीं, कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ नहीं सर। बस सिर्फ ये है कि अगर मुझे सीए बनना है तो बनना है, दैट्स इट। और मैंने आपको पहले बताया मुझे कब छोड़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर भी सर विचार विमर्श हमें करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि इससे हमारी जिंदगी पूरी की पूरी, अगर ये नहीं हुई चीज या मिली नहीं, कभी कभार होता ही कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए नहीं बनी होती, भगवान जानबूझ के रोक देता है वहां जाने से, ठीक है। तो इसलिए नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, जी जान से कोशिश करनी है। हम कर्म ही कर सकते हैं, बाकी फल तो भैया जी धीरे धीरे मिलेंगे ही मिलेंगे। जो है कोई जरूरी नहीं है इस क्षेत्र में मिले या किस क्षेत्र में, बस ये है कि जो भी पढ़ाई है खराब नहीं जाती, कहीं ना कहीं बच्चे उसका बेनिफिट देकर जाती ही जाती है आपको, और आपको रियली में बेनिफिट मिलेगा। तो देखो सिंपल सा एक मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो ठीक है, चलिए सर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।